जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 7 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चनों में आते हैं। हम क्या दिया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखते रहें क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास क्या दिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? अभी तो 5 जनवरी को। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जनवरी को। कब? 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आप लोग ये याद रखोगे कब मनाया जाता है, 5 जनवरी को। आप लोग जल्दी से कमेंट्स में बता दो जरा, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। चलिए, हम यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है, तो कब? 5 जनवरी को। आप लोग यहाँ पर एक नाम याद रखोगे, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? सलीम अली को। किसे? सलीम अली को क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत का बर्डमैन कहा जाता है। किसे? सलीम अली को। चलिए आगे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास, हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने शुरू किया है? तो दोस्तों, प्रोजेक्ट विस्तार किसने शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने जो है क्या चालू किया है? प्रोजेक्ट विस्तार। इसका उद्देश्य क्या है? इसके हम उद्देश्य की बात करें तो कृषि क्षेत्र में इसका उद्देश्य प्रोजेक्ट विस्तार का कृषि क्षेत्र में क्या करना? कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाना। डिजिटल क्रांति लाना क्या है इसका उद्देश्य? किसका? प्रोजेक्ट विस्तार का। यदि किसके सहयोग से शुरू हुआ है तो आप लोग वो भी याद रखिए, किसके सहयोग से? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से ये शुरू हुआ है। मंत्रालय के सहयोग से ये शुरू हुआ है प्रोजेक्ट विस्तार। तो दोस्तों, वर्तमान में मंत्री कौन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री? तो वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान क्या है? मंत्री। शिवराज सिंह चौहान क्या है? ये शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के ये क्या है? मंत्री। आप लोग याद रखेंगे शिवराज सिंह चौहान। तो ये इसके सहयोग से क्या हो रहा है? आईआईटी मद्रास और इनके सहयोग से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से जो क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट विस्तार अभी शुरू किया जा रहा है। किसमें? इसका जो उद्देश्य रखा गया क्या है? कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाना। चलिए अब आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारे पास, हाल ही में भारत सरकार कब तक अंटार्कटिका में मैत्री सेकंड अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में क्या स्थापित होगा? अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा, मैत्री सेकंड। तो ये कब तक होगा? कब तक घोषणा की गई है? 2029 तक। कब तक? मैत्री सेकंड कब तक होगा? 2029 तक अभी भारत सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि अंटार्कटिका में जो है मैत्री सेकंड अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अंटार्कटिका में जो है भारत के कितने 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित है। कितने? 3 अनुसंधान केंद्र। तो सबसे पहला आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहला क्या है? दक्षिण गंगोत्री। क्या है? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। अब ये कब स्थापित हुआ था? तो अंटार्कटिका में 1983 में। कब हुआ? 1983 में स्थापित हुआ। कहां पर? अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री। सेकंड नंबर में आता है मैत्री फर्स्ट। मैत्री ये क्या हो रहा है अभी वर्तमान 2029 तक। कब स्थापित होगा? 2029 तक। मैत्री सेकंड होगा। तो ये मैत्री जो वन था वो कब हुआ था? 1989 में। कब हुआ था? 1989 में स्थापित हुआ था। थर्ड जो है वो क्या, उसका नाम भारतीय अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर? अंटार्कटिका में। तो इसकी जो स्थापित हुआ था ये कब हुआ था? भारतीय अनुसंधान केंद्र 2012 में। तो ये कितने हैं? भारत के 3 अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ पर? अंटार्कटिका में अभी स्थापित है। दोस्तों, अभी वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री नहीं है, सिर्फ केवल क्या है? मैत्री और भारती। अभी वर्तमान में अनुसंधान केंद्र स्थापित वहां पर है। तो आप लोग याद रखोगे अब 2029 तक क्या होगा? मैत्री सेकंड अनुसंधान केंद्र भी स्थापित हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्या दिया हमारे पास, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर मिशन शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? दोस्तों, जलवायु मिशन जो शुरू किया है वो किसने किया है? इंदौर ने। किसने? इंदौर ने क्या किया? अभी दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर मिशन। कौन सा मिशन? ऊर्जा साक्षर मिशन शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? तो जलवायु मिशन किसने? इंदौर के द्वारा ये मिशन चालू किया गया है। और इंदौर क्या है? सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है क्या? इंदौर। इंदौर के साथ साथ एक और है हमारे पास, गुजरात का सूरत। गुजरात का सूरत भी क्या है? सबसे स्वच्छ शहर है। यहीं पर हमने इसको बता दिया। तो क्या करेगा ये इंदौर? जलवायु मिशन को शुरू करेगा। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। हम
हाल ही में मात्र, ये क्या है दोस्तों, मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? कौन सा मोबाइल ऐप? सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये पंजाब सरकार के द्वारा क्या किया गया है? सृजन मोबाइल ऐप। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए, किसके लिए है ये? मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए और साथ ही साथ नवजात शिशु की देखभाल के लिए, नवजात शिशु की नवजात शिशु की देखभाल के लिए, नवजात शिशु की देखभाल के लिए ऐप लॉन्च किया गया, देखभाल के लिए, नवजात शिशु की देखभाल के लिए और मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए, मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए, कम करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। कौन सा मोबाइल ऐप है? तो सृजन मोबाइल ऐप। क्या नाम है? सृजन मोबाइल ऐप, सृजन एप्लीकेशन, सृजन ऐप किसके द्वारा? तो पंजाब के द्वारा। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्या दिया हमारे पास? जनवरी 2025 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश यूएनएससी, भारतीय पड़ोसी देश यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो यूएनएससी में कौन सा देश शामिल हुआ है दोस्तों अभी? तो पाकिस्तान। ये क्या है? अस्थायी सदस्य। कहाँ पर? अस्थायी सदस्य जो कब शामिल हुआ है? 1 जनवरी 2025 को। कब हुआ? 1 जनवरी 2025 को। पाकिस्तान के अलावा भी 4 ऐसे देश हैं जो क्या हुए? अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुए। किसमें? यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसमें शामिल जो हुए हैं वो कौन कौन हुए हैं? 4 और अन्य देश है, आप लोग उसका नाम याद रखेंगे। क्या है? पहला डेनमार्क, एक तो क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया, एक क्या हो गया? डेनमार्क हो गया हमारा दूसरे नंबर में। तीसरा नंबर में क्या हो गया हमारा? सोमालिया, सोमालिया देश भी क्या हुआ है इसमें? अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ। चौथा क्या हुआ है? ग्रीस। और पांचवा क्या हुआ है? पनामा। ये क्या हुए हैं? अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, अस्थायी सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल हुए हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र, ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। ये सुरक्षा परिषद बनाई गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो हम यहाँ पे यूएनओ की बात कर देते हैं, संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये क्या है दोस्तों? इसकी स्थापना जो हुई वो कब हुई है? संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो कब हुई इसकी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945। कब हुई इसकी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ की। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। कहाँ पर आता है ये? अमेरिका में आता है। कहाँ आता है ये? अमेरिका में। चलिए तो आप लोग ये याद रखेंगे, कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अभी जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने? 5 स्थायी सदस्य शामिल हुए, जिसमें से क्या है? पहला पाकिस्तान है, दूसरा डेनमार्क, सोमालिया, ग्रीस और ये 5वां सदस्य क्या है? पनामा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया? तो 2025 के बाद जो जन्म लेने वाले बच्चे होंगे उन पीढ़ी को क्या नाम दिया गया दोस्तों? तो जनरेशन बीटा। क्या नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा। कब से लेके? 2025 से 2039 तक। कब तक? 2025 से 2039 तक की पीढ़ी के बच्चों को क्या नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये भी याद रखिए, 2010 से 2024 तक। कब तक? 2010 से 2024 तक की जो जनरेशन थी उस पीढ़ी का नाम क्या दिया गया? तो क्या दिया गया है? जनरेशन अल्फा। क्या दिया गया है? जनरेशन अल्फा नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? जनरेशन अल्फा। अब इससे पहले तो 1995 से, कब? 1995 से लेके 2010 तक तो क्या नाम था इसका? जनरेशन जेड। क्या नाम था? जनरेशन जेड इसका नाम था। आप लोग ये याद रखोगे। क्या इसका? जो 1995 से लेके 2010 में के बीच में जो बच्चे पैदा हुए उनकी जो पीढ़ी है उसका नाम क्या दिया गया? जनरेशन जेड। और 2010 से 2024 तक में क्या दिया गया? जनरेशन अल्फा। तो अब 2025 से लेके 2039 तक की जो पीढ़ी होगी उनके बच्चों का नाम क्या दिया गया है यहाँ पर? जनरेशन बीटा। क्या दिया गया है? उस पीढ़ी का नाम जनरेशन बीटा यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो हाल ही में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? अब दोस्तों भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो कौन थे? तो वैज्ञानिक सलाहकार आप लोग नाम याद रखेंगे, डॉक्टर चिदम्बरम। डॉक्टर चिदम्बरम उनका नाम था, डॉक्टर चिदम्बरम। ये कहाँ से थे? तो ये थे चेन्नई से। कहाँ के व्यक्ति? ये चेन्नई से थे। ये क्या थे? भारत के वैज्ञानिक सलाहकार। इनका क्या हो चुका है? हाल ही में निधन, 88 साल की उम्र में, 88 वर्ष में क्या हो गया है इनका
निधन हो गया। 81 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, इनका निधन हो गया है डॉक्टर चिदम्बरम का। तो इन्हें पूछा हमसे क्वेश्चन में पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, कब किया गया था दोस्तों, 1999 में। कब, 1999 में क्या दिया गया इन्हें, पद्म विभूषण। क्या दिया गया, पद्म विभूषण। किसे, डॉक्टर चिदम्बरम को। दोस्तों पद्म विभूषण के अलावा भी इन्हें क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया। कब दिया गया है, तो 1975 में क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री किसे, डॉक्टर चिदम्बरम जी क्या रहे हमारे प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे हैं। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित देश वानुअतु, क्या देश है, वानुअतु देश को कितनी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, तो कितनी सहायता, 5 लाख रुपए, कितने, सॉरी 5 लाख डॉलर, डॉलर में ये पैसे यहाँ पर डॉलर, 5 लाख डॉलर किस देश को, तो भूकंप से प्रभावित देश है वानुअतु को इतनी सहायता दी जाएगी, 5 लाख डॉलर, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम क्या दिया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस वित्त वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है कितने वर्ष तक, 2025 से 2026 तक क्या है, इसे जारी रखने की मंजूरी दी है। किसने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को कब तक, 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। दोस्तों हम पे बात करें पीएम फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना, तो इसकी जो शुरुआत हुई वो कब हुई है, इस योजना की शुरुआत कब हुई है, 2016 में। किस, 2016 में। तो किसके द्वारा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फसल बीमा योजना चालू किया है, कब, 2016 में। तो इसके तहत क्या होता है दोस्तों, कोई आपदा आ जाए, जैसे क्या, कोई आपदा आ जाए, उसमें क्या हो जाए, फसल को नुकसान पहुंच जाए, क्या हो जाए, किसी आपदा में जो है फसल को नुकसान हो, तो उसमें क्या होगा, इस योजना के माध्यम से, उसमें बीमा योजना, इस बीमा योजना के माध्यम से उसे किसान को राशि दी जाएगी। क्या होगी, इसमें किसान को सहायता राशि दी जाएगी, सहायता राशि इस योजना के माध्यम से। किसके माध्यम से, फसल बीमा योजना के माध्यम से जो है किसानों को यहाँ पर सहायता दी जाएगी। कब, यदि किसी आपदा के माध्यम से क्या हो, फसल को नुकसान पहुंचे, तब इस कंडीशन में जो है ये सरकार के द्वारा योजना लाई गई है कि इसमें क्या है, किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। तो ये दोस्तों अभी कितने वर्ष तक यहाँ पर वित्त वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, 2025-26 तक। चलिए आगे आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन, हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, कौन सा वायरस, मेटान्यूमो वायरस किस देश में फैला है। तो दोस्तों ये किस देश में फैला है, तो ये चीन में। कौन सा वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, HMPV, कहाँ पर फैला है, ये चीन में फैले हैं। तो इसका जो लक्षण है दोस्तों बिल्कुल कोविड-19 से मिलता जुलता है। इसके जो लक्षण है इस वायरस के, किससे मिलता जुलता है, कोविड-19 कोरोना वायरस से क्या है, ये मिलता जुलता है इसके लक्षण है, सर्दी जुकाम खांसी इसके क्या है, ये लक्षण है। तो कौन सा वायरस है ये, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये किस देश में फैला है, तो ये चीन में फैला है। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया, कौन सा महोत्सव, ग्रामीण भारत महोत्सव, तो ये कहाँ पर, नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में ये ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 आयोजित किया गया। ये कब तक होगा इसका आयोजन, 4 से लेके 9 जनवरी तक, 4 से 9 जनवरी तक क्या होगा, इसका आयोजन होगा, ग्रामीण भारत महोत्सव। अब ये आयोजन कौन कर रहा है, इस आयोजन करता कौन, आयोजन करता जो है वो कौन कौन है इसमें, तो क्या है, सबसे पहले तो नाबार्ड, क्या है, नाबार्ड इसका आयोजन कर रहा है, नाबार्ड, नाबार्ड क्या कर रहा है, इसका आयोजन कर रहा है नाबार्ड। चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट से बता दीजिए जरा नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी, किसकी, नाबार्ड की। तो इसमें जो एक सहायता मतलब जो किसके आयोजन कर रहा है, तो सबसे पहले कौन, नाबार्ड आयोजन कर रहा है। दूसरा कौन, वित्त मंत्रालय क्या कर रहा है, इसका आयोजन कर रहा है। किसका, जो हमारा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन होगा, तो वो कौन कौन आयोजित कर रहा है, नाबार्ड और वित्तीय मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ पर, नई दिल्ली में 4 से लेकर 9 जनवरी तक। केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो क्या दिया है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए कितने नामों की घोषणा की है। दोस्तों कितने नामों की घोषणा की है अभी प्रवासी भारतीय पुरस्कार में, तो 27, कितने, 27 व्यक्ति। अब ये 27 व्यक्ति कहाँ हैं, तो 23 अलग अलग देशों से हैं ये, 23 अलग अलग देशों के ये 27 व्यक्ति, 23 अलग अलग देशों के ये क्या है, 23 अलग अलग देशों के कितने व्यक्ति, 27 व्यक्ति, 27 व्यक्ति क्या दिया जाएगा इन्हें, 27 व्यक्तियों को
तो प्रवासी भारतीय पुरस्कार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रवासी भारतीय पुरस्कार। तो ये किन व्यक्तियों को दिया जाता है? तो आप लोग ये याद रखेंगे, विदेश में रहने वाले भारतीय व्यक्ति। किन व्यक्ति को दिया जा रहा है? ये विदेश में रहने वाले भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है। विदेश में रहने वाले भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है। भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है। अभी ऐसे कोई भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता। यदि किसी ने कुछ अच्छा कार्य किया हो, शिक्षा से लेकर कारोबार तक, कोई भी कार्य, शिक्षा से लेकर कारोबार तक, कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा से लेकर कारोबार तक हम कह सकते हैं, कोई भी क्षेत्र से लेकर कोई भी क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य किया है, कोई भी क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, तो क्या उसने अपना योगदान दिया है, तो ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो विदेश में रहता है, विदेश में रहने वाले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान दिया हो, श्रेष्ठ कार्य किया हो, तो उसे क्या दिया जाता है? प्रवासी भारतीय पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों अभी 2025 में, कब? 2025 में जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा, प्रवासी भारतीय महोत्सव या भारतीय दिवस, तो ये इसका आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो ये कहाँ होगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। 2025 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका क्या होगा? आयोजन होगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन होगा। और ये कब से कब तक होगा? तो 8 से लेके 10 जनवरी तक। कब तक होगा? 8 से लेके 10 जनवरी तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये जो दिवस होगा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन या दिवस जो होगा, वो 8 से लेकर 10 दिसंबर तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित होगा 2025 में। तो दोस्तों अभी कितने जो प्रवासी भारतीय पुरस्कार दिए जाएंगे, तो इसमें कितने नामों की घोषणा हो गई है? तो 27 नामों के। ये 23 अलग अलग देशों से हैं। चलिए अब आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो पहला हो रहा दोस्तों खो खो विश्व कप 2025 में, तो इसका जो शुभंकर जारी किया गया है वो तेजस और तारा। क्या किया गया है? तेजस और तारा दोनों को क्या बनाया गया है? शुभंकर बनाया गया है। तेजस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है? प्रतिभा और ऊर्जा। क्या होता है तेजस का अर्थ? प्रतिभा और ऊर्जा। तेजस का अर्थ क्या होता है? प्रतिभा और ऊर्जा। तारा का अर्थ क्या होता है? मार्गदर्शन और आकांक्षा। इसका क्या होता है? अर्थ होता है किसका? तारा का। तेजस का प्रतिभा और ऊर्जा। तो ये क्या बनाया गया है? दोनों को इसका शुभंकर बनाया गया। आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हो किसका? पहले खो खो विश्व कप का ये शुभंकर। तो ये दोस्तों ये खो खो विश्व कप हो रहा है, ये कहाँ पर? तो इसका जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? भारत में। इसका जो आयोजन कर रहा है वो कौन कर रहा है? भारत। और ये कहाँ पर होगा दोस्तों? खो खो चैंपियनशिप जो होगी वो कहाँ पर होगी? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर होगा? भारत की नई दिल्ली में। तो इसका शुभंकर जो है क्या बनाया गया है? तेजस और तारा को जो है बनाया गया है। और ये खो खो चैंपियनशिप कब तक होगी दोस्तों? 13 से लेकर 19 जनवरी तक। 13 से 19 जनवरी में क्या होगा? इसका आयोजन होगा भारत की नई दिल्ली में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन सा होगा? तो दोस्तों 69वां मंडल कौन सा होगा? जम्मू मंडल। कौन सा होगा? जम्मू मंडल। ये कहाँ पर आएगा? तो उत्तरी रेलवे में आएगा। कहाँ पर आएगा? ये उत्तरी रेलवे क्षेत्र में होगा। उत्तरी रेलवे क्षेत्र में ये शामिल होगा। कौन सा? 69वां मंडल। ये केंद्रीय रेल मंत्रालय के द्वारा दोस्तों अभी अधिसूचना जारी की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्रालय जब अधिसूचना जारी करेगा तब ये केंद्रीय रेल मंत्रालय क्या करेगा? अधिसूचना जारी करेगा। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो अधिसूचना जारी कर देगा तब क्या बन जाएगा? जम्मू मंडल जो है 69वां मंडल यहाँ पर बन जाएगा। भारतीय रेलवे का 69वां मंडल। अभी कितने हैं? तो वर्तमान में 68। कितने हैं? 68 मंडल है। अभी कितने हैं? 68 मंडल है। यदि केंद्रीय मंत्रालय जो है, केंद्रीय रेल मंत्रालय अधिसूचना जारी कर देता है तो 69वां क्या बन जाएगा? जम्मू मंडल बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।